हेलो फ्रेंड्स। आज आधुनिक भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 11 लेके हम आए हैं आप लोगों के लिए। और आज का टॉपिक है चार्टर्ड एक्ट 1793 एंड चार्टर्ड एक्ट 1830। चार्टर अधिनियम 1793 और चार्टर अधिनियम 1813। इस दो टॉपिक को हम पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो पिछले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट से थोड़ा अलग है। तो आइए हम आगे अपने पढ़ते हैं लेक्चर में। और आप लोगों से हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि कोई वीडियो में कमी है या कोई ऐसी बात छूट गई हो जो आपको लगता है कि नहीं आपने नहीं बताया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जो है तो हम आप लोगों से ये बार बार कह रहे हैं कि अगर वीडियो में कोई कमी है और अगर मैंने कुछ ऐसी बात नहीं बताई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है हमें बताएं। और ये भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो आइए हम अपने लेक्चर नंबर 10 में आधुनिक भारत के इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, चार्टर्ड एक्ट जो था 1793, इसमें बहुत मिनिमल चेंज हुई, बहुत कम चेंज, बहुत कम बदलाव हुए। पिट्स इंडिया एक्ट से या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बहुत कम बदलाव हुए। लेकिन जो भी बदलाव हुए आइए हम उसको देखते हैं। थोड़ा बहुत कम बदलाव हुए। पहला इसमें बदलाव क्या हुआ कि दिस एक्ट मैड ओनली फेयरली मिनिमम चेंज। मैं बता रहा हूँ ना कि ये बहुत कम चेंजेज हुए। पिछले जो भी दो एक्ट थे उससे बहुत कम चेंजेस हुए। आइदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत के सिस्टम में भी बहुत कम चेंज हुए और ब्रिटिश साइड पे जो कंपनी का वहाँ पे वर्चस्व था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहाँ भी बहुत कम चेंजेस हुए। मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में जो भी एक्ट आए, चाहे 1773 आया हो, चाहे 1784 आया हो, फिर ये आपके सामने है 1793, चाहे 1830 होगा चार्टर एक्ट, फिर 1833 होगा, फिर 1853 होगा, चाहे जो भी एक्ट होगा, वो इंग्लैंड में होने वाले, ब्रिटेन में होने वाले बदलाव का ही रिफ्लेक्शन है। वहाँ पे मैंने आपको पिछले ही पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था कि इंग्लैंड में जो बदलाव हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था कि वहाँ पे वोटर क्वालिफिकेशन चेंज कर दी गई थी। जब वोटर क्वालिफिकेशन चेंज की गई थी तो उससे वहाँ पे जो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, वो चेंज हो गए। ठीक, तो उससे जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है, जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन सांसदों को ये घूस दे के अपनी मोनोपोली बना के रखते थे, वो मोनोपोली धीरे धीरे ब्रिटेन में टूट रही थी। अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में अगले वाले टॉपिक पर पढ़ेंगे चार्टर 1830 में कि किस तरह जो है कंपनी की मोनोपोली खत्म होती है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। तो अभी पहले हम इसको देख लेते हैं। तो चार्टर्ड एक्ट 1793 बहुत मिनिमम चेंज हुए, इंडिया में भी बहुत कम चेंजेस हुए, एज वेल ब्रिटेन में भी बहुत कम चेंजेस। कंपनी ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट को कह लीजिए, चाहे उनके मतलब बदलाव तो हुए, लेकिन उनके जो पहले के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो पहले के जो सांसद थे, जिनको वो घूस देके अपनी मोनोपोली बना के रखते थे, वो थोड़े बहुत अभी भी थे। इस वजह से जो है कंपनी जो है अपने ट्रेड मोनोपोली को अगले 20 साल तक फिर बचा ली, मतलब घूस घूस दे के अभी भी अपनी ट्रेड मोनोपोली को बचा ली। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अभी इस एक्ट में बहुत कम बदलाव होंगे। तो ये जो कंपनी जो है अपनी ट्रेड मोनोपोली को अगले 20 साल के लिए उसने बचा लिया। तीसरा पॉइंट ये है कि अब देखिए यहाँ पे जो है आपको ये महसूस होगा कि किस तरह से कंपनी के पीछे, ठीक है, अब धीरे धीरे ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है, ब्रिटेन सरकार हावी हो रही थी। ठीक है, तो कह रहा कि रिकॉग्नाइज द कंपनी पॉलिटिकल फंक्शन एंड क्लियरली इस्टेब्लिश दैट एक्विजिशन ऑफ सोवरेनिटी बाय द सब्जेक्ट ऑफ द क्राउन। मतलब कह रहा था कि जो भी इंडिया में एक्वायर होगा, जो भी एरिया मिलाया जाएगा, वो सब जो है क्राउन के अंतर्गत मिलाया जाएगा, न कि अब कंपनी के अंतर्गत। मैंने कहा था ना कि धीरे धीरे ब्रिटेन में ऐसे बदलाव हो रहे थे जिस वजह से कंपनी का वर्चस्व धीरे धीरे टूट रहा था। अब देखिए यही जो है, अब जितना भी एक्विजिशन होगा वो जो है
जितने भी पॉलिटिकल फंक्शन होंगे वो सब जो है क्राउन के बिहाफ में होंगे, जो सब्जेक्ट जो भी है वहाँ की रानी है, महारानी है, उनके बिहाफ में माना जाएगा कि वो कर रही हैं। ठीक है, और यही जो इनकी जो इस तरह की मोनोपोली है वो 1857 के वॉर के बाद एकदम खत्म हो जाती है। एंड इट्स बिहाफ द क्राउन एंड नॉट इट्स ओन राइट। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई राइट नहीं होगा कि वो अपने बिहाफ पे कोई एक्वायर करे। जो भी एक्विजिशन होगा, जो भी अधिग्रहण होगा, किसी भी इंडिया के पार्ट को यदि मिलाया जाएगा या किसी को जो भी करना होगा, संधि करना होगा, सब मेरे बिहाफ पे होगा, सब क्राउन के बिहाफ पे होगा। चौथा पॉइंट है कि सैलरी ऑफ स्टाफ एंड पेड मेंबर, जितने भी इंडिया में नियुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं या जितने भी इंग्लैंड में नियुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट का लेखा जोखा इंग्लैंड के भी ऑफिसर रखते थे। तो कहता सैलरी ऑफ स्टाफ एंड पेड मेंबर ऑफ बीओसी वेयर ऑल्सो चार्ज टू द कंपनी। मतलब चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर हुए, चाहे सैलरी यहाँ के गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग हुए, या कंपनी के अकाउंट के लेखा जोखा इंग्लैंड में जो ऑफिसर करते थे, उन सब की जो सैलरी है वो कंपनी पे उसका भार होगा, उस सबका भार कंपनी पे होगा। और इसमें एक मिनिमम चीज यही हुआ था कि एक कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की गई। लिखा है कमांडर इन चीफ इज नॉट ए पार्ट ऑफ जीजीईएक्स। मतलब एक कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की गई और वो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ पिट्स इंडिया एक्ट में कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या 3+1 है। ठीक है, और वो 3+1 में कमांडर इन चीफ की एक नियुक्ति हो गई, वो उसका पार्ट नहीं होगा, लेकिन आप उसको 4+1 कह सकते हैं। ठीक है, वो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट नहीं है। और देखिए पॉइंट नंबर 4, सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ बीओसी एंड कमांडर इन चीफ की सैलरी, इन दोनों की सैलरी कंपनी पे भारित हो गई, कंपनी को पेड करना पड़ा। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गई कि दिस पेंशन आज बर्डन ऑन इंडियन कॉल होम चार्ज, इसी को होम चार्जिंग कहते हैं। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ तो बहुत से लीडर इसी होम चार्जिंग का विरोध कर रहे थे कि आप लोग जो है पेंशन हमारे यहाँ से दिलवा रहे हो, इस वजह से हमारा शोषण कर रहे हो और हमारे पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो, हमारे लोगों का शोषण करके आप अपनी पेंशन देने के चक्कर में हमारे पे चार्ज कर रहे हो। इसी को होम चार्जिंग कहते हैं। और इसी को हम अभी आगे पढ़ेंगे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का उदय हुआ तो किस तरह कुछ लीडरों ने, सदर मौलाना आज़ाद ने और बहुत सारे लीडरों ने होम चार्जिंग का बहुत ज़्यादा विरोध किया। और मैंने आपको बता दिया था कि जो गवर्नमेंट जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या जो 3+1 हो गई थी, इसलिए कि बार बार पिट्स इंडिया एक्ट में बार बार दिक्कत हो रही थी। इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, इस एक्ट में 3+1 थी गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या। इस एक्ट में पॉइंट नंबर 6 जो है कह रहा गवर्नर जनरल वाज ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर ओवर द सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पावर को मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी से और बढ़ा दिया गया, ओवरराइडिंग कर दिया गया। पिछले हम एक्ट में पढ़े थे कि इनकी पावर केवल वॉर, डिफेंस और डिप्लोमेसी तक थी। मतलब इन्हीं 3 मामलों में मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के ऊपर होंगे। लेकिन इस एक्ट में क्या कह दिया गया कि हर मामले में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को एक्सटेंशन बना दिया गया अपने जो है दूसरे प्रेसिडेंसी की तुलना में। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा ये भी है कि मैं आपको बता दूं कि करप्शन इतना ज़्यादा जो है बढ़ गया था इंडिया में कि इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया था कि जो ऑफिशियल थे तो वो तो पिछले एक्ट में था कि वो पहले ब्राइब नहीं ले सकते, लेकिन इस एक्ट में एक और प्रोविजन डाला गया, एक और प्रावधान डाला गया कि जो भी सीनियर ऑफिसर होंगे जो इंडिया में पोस्टेड होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो सीनियर ऑफिसर विदाउट परमिशन के इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, ये एक तरह से डेडलॉक बनाया जा रहा था कि कंपनी जो है ठीक से चले,
यहाँ के लोग ऑफिसर करप्शन ना करें और सब कुछ ठीक चले, इस वजह से एक जो है तो सादा पॉइंट है कि सीनियर ऑफिसर वॉज वेयर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन जो है सीनियर ऑफिसर को इंडिया छोड़ने के लिए मना कर दिया गया। ये चार्टर्ड एक्ट 1793 का एक्ट है, बहुत कम बदलाव है। बदलाव में देख लीजिए आप, एक कमांडर इन चीफ का रिडक्शन है, मोनोपोली की इन्होंने बचा लिया, ठीक है। सैलरी एंड स्टाफ एंड बीओसी को जो है यहीं से कंपनी ही चार्ज करने लगी, उनको वहीं वेतन देने लगी, और इन 0.4 और 0.5 को ही होम चार्जिंग यहाँ के लोग कहने लगे कि इसी वजह से इंडियनों की प्रॉब्लम हो रही है, इंडियनों के टैक्स बाहर पड़ रहा है, और गवर्नर जनरल को थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल गया अपने सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी से। अब जो अगला एक्ट आया वो चार्टर्ड एक्ट 1830 था, उसमें बदलाव हुए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसके बदलाव के बैकग्राउंड क्या थे। ये मैप जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस मैप में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि 1793 से 1813 के बीच में 20 साल में इंडिया यूरोप में एक बदलाव हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन का उदय था 1799 से 1813 के बीच में। और मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि फ्रांस जो था ब्रिटेन का बहुत 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 ही पहले का राइवल था, बहुत पहले का प्रतिद्वंदी था। तो इसे प्रॉब्लम क्या हो गई, देखिए कुछ प्रॉब्लम तो ये हो गई कि ये है ब्रिटेन और ये है फ्रांस। यूरोप का मैप है, मैंने आप लोगों को लेके बहुत चीज़ ढूंढ के लाया हूँ मैं। ये है ब्रिटेन और ये है फ्रांस। हुआ यूं कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति आ चुकी है। औद्योगिक क्रांति की वजह से वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल क्लास और एक वर्कर क्लास, दो क्लास का उदय हो चुका है। अब इंडस्ट्रियल क्लास जो है ब्रिटेन पे दबाव बना रहा था, ठीक है, कि ये जो ट्रेड की मोनोपोली है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही क्यों रहे। ट्रेड तो हम भी करेंगे भाई, हम भी करेंगे। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी, तो ये वहाँ की संसद में मतलब प्रॉफिट में जाने लगी थी धीरे धीरे। तो इस वजह से वहाँ की पार्लियामेंट में ये जो नए क्लास का उदय था, जो वर्कर और इंडस्ट्रियल क्लास का, इसके रिप्रेजेंटेटिव जाने लगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अथवा ब्रिटेन की संसद में। तो ये भी अपने ट्रेड के मतलब पीछे जो है अपना बल लगाने लगे कि आखिर ट्रेड की मोनोपोली चाइना के साथ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ, अफ्रीका के साथ क्यों आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी की रहे। हम लोग भी ट्रेड करेंगे, हम लोग व्यापार करेंगे। और यहाँ यूरोप में फ्रांस क्या कर रहा था कि उस समय नेपोलियन बोनापार्टा का उदय हो गया था। उसने क्या किया था कि यूरोप में व्यापार करने पे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा गतिरोध पैदा कर रहा था वो फ्रांस। तो एक तो यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है व्यापार करने का कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों व्यापार करे, हम भी व्यापार करेंगे। दूसरा, इस व्यापार को यूरोप में नहीं करने दे रहा है नेपोलियन। तो इनके साथ ऑप्शन हो गया कि ये मजबूरन यूरोप छोड़ के इधर से घूम के चाहे अफ्रीका जाए चाहे इंडिया सब कॉन्टिनेंट जाए। तो उस समय इंडिया सब कॉन्टिनेंट ट्रेड करने के लिए सबसे फेमस था, सबसे ज़्यादा चूतिया हम ही लोग थे, सबसे ज़्यादा सोने की चूड़ियाँ जो कहे जाते थे सबसे चूतिया हम ही लोग थे। तो बैकग्राउंड में मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। देखिए लिखने को मैं वो ढेर सारा चीज़ नहीं लिखना चाहता, मैं वो ढेर सारी चीज़ें आप लोगों को बिपिन चंद्रा में और भी कोई एनसीईआरटी में और 11, 12, 10th की एनसीईआरटी में आपको चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री में मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक की पॉइंट देना चाहता हूँ, ये की पॉइंट आप याद रखिए। आप मीन्स आराम से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको चीज़ें रिकॉल रहेंगी। और इसीलिए मैंने आपको मैप भी दिखा दिया। बैकग्राउंड में क्या हुआ, पहला पॉइंट हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था इंग्लैंड में 1760 के आसपास। इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इस औद्योगिक क्रांति की वजह से पॉइंट नंबर 2, राइज ऑफ कैपिटलिस्ट एंड वर्कर क्लास इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास का उदय हो गया। जो मैं अभी आपको बताया था वही बातों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। राइज ऑफ कैपिटलिस्ट एंड वर्कर क्लास इन इंग्लैंड। कैपिटलिस्ट और एक उद्योगपति का वर्ग और एक वर्कर क्लास का वर्ग जो है इंग्लैंड में उदय हो गया था, और ये प्रेशर बना रहे थे कि व्यापार हम भी करेंगे। और 1799 और 1814 के बीच में पीरियड ऑफ नेपोलियन था। उस समय जो है फ्रांस में नेपोलियन का पीरियड था,
तो इस तीनों बैकग्राउंड के चलते चार्टर्ड एक्ट 1830 आया, 13 आया और 1813 आया, और उसमें जो है कुछ बदलाव हुए। उन बदलावों को हम देखते हैं। जो ट्रेड की मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, खत्म हो गई। केवल ट्रेड की मोनोपोली चाइना के साथ बची रहेगी, और चाइना के साथ आप व्यापार कर सकते हो, लेकिन इंडिया में ट्रेड की मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म हो गई। केवल चाय का ट्रेड इंडिया में और ट्रेड विथ चाइना यही बचा, बाकी खत्म। द कंपनी कमर्शियल मोनोपोली वॉज एंडेड एक्सेप्ट द टी एंड ओपीएम। मतलब इंडिया के साथ टी और जो ओपीएम मीन्स होता है हीरोइन टाइप का, जो अफगानिस्तान के आसपास इसकी खेती हुआ करती थी, टी एंड ओपीएम का ट्रेड कर सकते हो इंडिया के साथ, और ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, और इंडिया में चाय और ओपीएम का ट्रेड कर सकते हो। इंडिया में बाकी जो चीज़ों का ट्रेड होता है उसमें भी और जो है कमर्शियल और भी कंपनियां जो उस कैपिटलिस्ट क्लास को रिप्रेजेंटेट करती थी, उनका वो भी अपने को इंट्रोड्यूस कर ली, वो भी इंडिया में आ गई। दूसरा बदलाव क्या है कि क्रिश्चियन मिशनरी, ये जो आप देखते हैं ना इंडिया में, ये फलाना जो है क्रिश्चियन कॉलेज, और ये जितने भी क्रिश्चियन कॉलेज हैं या सीबीएसई के विद्यालय हैं, आईसीएसई के विद्यालय, वो सब क्रिश्चियन मिशनरी हैं। तो 1830 के एक्ट में ही इस क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया आने की अनुमति मिल गई, और ये कहा गया कि आप इंडिया में इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लिश को, अंग्रेजी भाषा को और अपने धर्म का प्रचार कर सकते। तो वहीं वो सब आई, और धीरे धीरे इंडिया में सब जगह मिशनरी बना बना के स्कूलों की स्थापना छोटा छोटा करना शुरू कर दी। और तीसरा पॉइंट है कि इट्स अलॉटेड 1 लाख टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडियन मासेस, और हर साल 1 लाख रुपए जो है भारतीय शिक्षा के लिए वहाँ की संसद ने देना शुरू कर दिया। इस तीसरे पॉइंट के पीछे कारण था कि होम चार्जिंग की वजह से इंडिया में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ के लोग थोड़ा थोड़ा मुंह मतलब विरोध कर रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को या उनके ब्रिटेन के लोगों को यहाँ पे क्लर्कियल लेवल पे, छोटे लेवल पे इनको नौकरी करने वाले चाहिए थे, इनको नौकर चाहिए थे। इसलिए वो सोचते थे कि इंडियन को ही एजुकेट कर दिया जाए, इंडियन को ही शिक्षित कर दिया जाए, तो ये क्लर्क और छोटी छोटी नौकरियों में ये हमारा साथ दे सकते हैं, इनको हम कम ही वेतन दे के अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उसी चीज़ के लिए, क्लर्क के लिए अगर हम इंग्लैंड से नियुक्ति करेंगे तो हमको ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। तो इंडियनों को अब छोटी नौकरियों में नौकरी देने के लिए उन्होंने जो है इंडिया में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्चा किया। आप बोलोगे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इतने ज़्यादा दुष्ट सब थे, हमारे पे इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे, तो आखिर 1 लाख रुपए इनकी जेब से क्यों निकल गया? नहीं, 1 लाख रुपए जो इनकी जेब से निकला उसके भी पीछे उनका ही प्रॉफिट था, वो हमारा प्रॉफिट नहीं था। वो हमको पढ़ाना चाहते थे बहुत ऐसे लेवल तक कि हम उनके छोटे, बहुत लोअर क्लास की नौकरियों में उनका साथ दे सकें। फिर बाद में आप देखेंगे कि किस तरह जो है, जब यहाँ के लोग पढ़ लिख के इंडियन आईसीएस में, इस समय जो आईएएस का नाम लिया था उस समय आईसीएस कहा जाता था, इंडियन कॉन्टिनेंटल सर्विस करके, कॉन्टिनेंटल सर्विस करके कहा जाता था उस समय। उसमें जब पार्टिसिपेट करने लगे तो वो उस चीज़ को जो है रोकने के लिए किस तरह एज को डाउन करने लगे, किस तरह एज को कम करने लगे। सोचते थे कि एज कम कर देंगे तो जब तक ये सोचेंगे कि हम आईसीएस में पार्टिसिपेट करें तब तक इनकी एज खत्म हो जा रही। जिस तरह इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट करना चाह रही है कि सीबीएस जो जनरल की एज है उसको 26 साल कर रही है, कि मतलब वो क्या करना चाहती है, किसको रोकना चाहती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, अगर अदर बैकवर्ड क्लास और एससी एसटी को रोकना चाह रहे हो और जनरल के मतलब एज को 26 साल कर रहे हो, तो ये यहीं से सीख रहे हैं लोग, इनको कौन सिखा रहा है? तो इससे जनरल के बच्चों का भाई तो नुकसान हो रहा। चलिए छोड़िए इस बात में कोई मैटर नहीं है। आज का मेरा टॉपिक खत्म हुआ, लेक्चर नंबर 10, चार्टर एक्ट 1793 एंड चार्टर एक्ट 1830। आप लोगों को मेरा कैसा वीडियो लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप लाइक ज़रूर करिए, और अपने जितने भी पढ़ने वाले ग्रुप हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले ग्रुप हैं, उनको ये शेयर करिए, और अच्छा लगे तभी लाइक करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।
ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम अगला चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, और तब तक के लिए जो है थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को।